बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बहुजन समाज के संस्थापक मान्यवर मसीहा श्री कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जनपद अलीगढ़ में बहुजन परिसंघ अलीगढ़, बहुजन समाज पार्टी जनपद अलीगढ़ के तत्वाधान में आयोजित बौद्ध धम्म सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कृष्णांजलि नाटक शाला अलीगढ़ में आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता हरिओम शरण जी, जिसमें विशिष्ट के रूप में अभी हमारे बीच में अपने विचारों को रख करके गए हैं बनते विनयाचार्य जी, जो राष्ट्रीय भिक्षु संघ दिल्ली। दूसरे हमारे विशेष अतिथि माननीय विक्रम सिंह जाटो जी, मुख्यमंडल प्रभारी अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद। माननीय जफर मलिक जी, मुख्यमंडल प्रभारी। माननीय विजेंद्र सिंह विक्रम जी, मुख्यमंडल प्रभारी। माननीय अशोक सिंह जी, मंडल प्रभारी अलीगढ़। माननीय रतनदीप जी, मंडल जोन इंचार्ज अलीगढ़। माननीय अनिल बघेल जी, मंडल जोन इंचार्ज अलीगढ़। माननीय पृथ्वीराज सिंह जी, मंडल जोन प्रभारी अलीगढ़। माननीय सुरेश चंद जी, एडवोकेट जिला अध्यक्ष बसपा अलीगढ़। राज कपूर जी, जिला अध्यक्ष बसपा हाथरस। भाई धर्मेंद्र सोनी जी, जिला अध्यक्ष बसपा एटा। माननीय राजवीर सिंह प्रधान जी, जिला अध्यक्ष बसपा कासगंज। माननीय राजवीर सिंह पूर्व मंत्री हमारे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है। माननीय रोशनलाल माहौर जी, रघुवीर सिंह जी, दिनेश बघेल जी, श्री संजय सिंह हाथरस, श्री राधेश्याम बाबू जी, श्री मुकेश चंद्रा जी, श्री फारूक अहमद जी, श्री सूरजपाल ठेकेदार जी, लक्ष्मण सिंह जी, श्री हमारे डॉक्टर पहल सिंह, बच्चू सिंह जी, और जो हमारे आयोजक साथी हैं माननीय श्री लालता प्रसाद त्यागी जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, जेपी चंद्र बौद्ध जी महासचिव, राजेश कुमार निगम जी कार्यवाहक अध्यक्ष, रामचरण सरोज जी उपाध्यक्ष। ये जो भी हमारे आयोजक साथी हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। इधर संरक्षक मंडल प्रेमपाल सिंह बौद्ध जी, यशोदान जी सिंह बौद्ध, जयंती प्रसाद सुमन जी, प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, प्रेमपाल सिंह ठेकेदार जी, राजकुमार पंत जी, श्रीमती शीला सिंह बौद्ध जी, श्रीमती सुकुमारी गौतम जी, पीताम्बर दत्त राकेश जी, धीरेन्द्र कुमार फौजी जी, सुरेंद्र गौतम जी, श्रीमती विशाखा गौतम जी, श्रीमती खुशबू नीरज जी, पूजा जी, रिंकी जी, मिथिलेश जी। सम्मानित साथियों, जिन लोगों का संबोधन सूची में नाम था उनका नाम हमने पढ़ा, जिनका नाम इस सूची में नहीं है लेकिन इस प्रांगण में मौजूद हैं, चाहे हमारे वरिष्ठ पिता तुल्य बुजुर्ग हों, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, प्यारे बच्चे हों, माताएं बहनें हों, आयोजक संगठन के सभी साथीगण हों, या हमारे बीएसपी के छोटे से बड़े कोई पदाधिकारी हों, इस प्रांगण में हाल में
जो भी साथी मौजूद हैं, मैं अपनी तरफ से आज सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज बौद्ध धम्म महासम्मेलन की बात आई है। अभी हमारे बीच में माननीय विनयाचार्य जी थे, उन्होंने बौद्ध गया की बात की है। बौद्ध गया के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बीच से जा चुके हैं, लेकिन उनके संघर्षों का भी मैं सलाम करता हूं कि लगातार वो लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, यहां तक कि उनको जेल भी जाना पड़ा है। अभी वो हमारे बीच से गए हैं, उन्होंने भी कुछ अनुरोध किया है, उस पर भी आप लोग अमल करेंगे। उन्होंने कहा है कि 27 में बहन जी को लाना है, कहा है कि नहीं? तो उनकी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध जी ने कहा था अप दीपो भवो। भगवान बुद्ध जी ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध किसी गरीब घर से नहीं थे। भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे, राजा के घर के थे, लेकिन इसके बाद भी भगवान बुद्ध जी को बौद्ध भिक्षु तक बनना पड़ा। हमारे भगवान बुद्ध जी को भोजन दान तक लेना पड़ा। क्यों? किसके लिए? इस देश में मानव को मानव समझा जाए, इस देश में मानवता पैदा हो। भगवान गौतम बुद्ध जी को इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे एक राजघराने में पैदा हुए थे। बचपन से ही जब भगवान बुद्ध जी के जो बचपन में ही उनके विचार को उनके मां और पिता देखते थे तो बहुत चिंतित रहते थे कि एक राजकुमार हो करके ये गरीबों के फिक्र में क्यों पड़े रहते हैं। इस देश में मानव मानव समझा जाए, इसके लिए फिक्र क्यों करते हैं? लेकिन भगवान गौतम बुद्ध जी ने इस देश में सभी जाति धर्म समाज को न्याय मिले, सभी जाति धर्म समाज को इंसाफ मिले, सभी जाति धर्म समाज को मानव समझा जाए, सभी जीवों पर दया की जाए, ये भगवान बुद्ध जी की सोच थी। और भगवान बुद्ध जी हमारे ऐसे महापुरुष रहे हैं कि जिनकी विचारधारा इस विश्व में सबसे ज्यादा देशों में अगर किसी की विचारधारा मानी जाती है तो हमारे भगवान बुद्ध जी की। भगवान बुद्ध की विचारधारा पर सबसे ज्यादा देश इस विश्व में चल रहे हैं। आज यहां पर भी जो हमारे शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, यहां ये चाहे जो करें, लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो भी बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं। वो बुद्ध की विचारधारा है। अगर ये देश बुद्ध की विचारधारा पर जिस दिन चलना शुरू कर दे, उस दिन इस भारत देश में रहने वाले किसी जाति धर्म समाज के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जो उनकी सोच थी भगवान बुद्ध की, संत रविदास की, संत कबीर की, ज्योतिबा फूले की, छत्रपति साहू जी की, तमाम संत गुरु महापुरुष जो बहुजन समाज में जन्मे थे, मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को, जिन्होंने इस देश में जन्मे संत गुरु बहुजन में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा को एक संविधान के रूप में देकर के इस देश को गए हैं। जो भगवान बुद्ध चाहते थे वही हमारे बाबा साहब का बना हुआ संविधान चाहता है। जो हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष चाहते थे वही बाबा साहब का बना हुआ संविधान चाहता है। लेकिन दुख की बात है, खुशी की बात तो यह है कि जो बाबा साहब ने पढ़ लिख करके इस लायक हुए कि उन्होंने इस देश की आजादी के लिए
संविधान दे करके गए। वरना अंग्रेज तो कह रहा था कि हम इस देश को छोड़कर तभी जाएंगे जब ये पहले बता दो कि इस देश को चलाओगे कैसे, इसका प्रारूप दे दो हमें। तो इस देश के तमाम नेता देश विदेश भटक रहे थे। विदेशों में जब गए तो वहां पर कहा गया कि कहां भटक रहे हो, इस देश का सबसे अच्छा संविधान तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब दे सकते हैं। लेकिन इस भारत देश में जिस तरीके से सभी जाति धर्म, तमाम जाति धर्म समाज के लोग निवास करते हैं, तमाम विदेश में बैठे लोग सोचते थे कि बाबा साहब कैसे इस देश का संविधान बनाएंगे कि जो इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज को न्याय दे सके। इसके लिए लोग निगाह लगा के बैठे थे। लेकिन धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को, जिन्होंने भगवान बुद्ध की विचारधारा को इस संविधान में पिरोने का काम किया और इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को भी न्याय दे करके गए हैं उस संविधान में। इसीलिए बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान बनाया तो उसी वक्त बाबा साहब कह रहे थे क्या, इस देश का संविधान तो हमने बहुत अच्छा बना दिया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से संविधान को लागू कर दे तो भारत देश का सर्वोच्च विकास हो जाएगा। लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग बाबा साहब के संविधान को अगर ईमानदारी से लागू नहीं किए तो ये अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। जरा ध्यान दीजिए मेरी बात को। अगर ये बाबा साहब के मन में शंका थी कि इस देश के लोग मेरे बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू हो सकता ना करें, तो बाबा साहब के मन में ये भी रहा होगा कि कहीं मेरे ना रहने के बाद लोग मेरे संविधान को बदल ना दें। इसीलिए बाबा साहब ने इस देश के भारत के संविधान को इतना मजबूती से बना करके गए हैं, इतनी आसानी से इसको बदला नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध ने जब कहा था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। कुछ लोग हमारे कहते हैं शिक्षित, संघर्ष, संगठित, लेकिन नहीं। जो भगवान बुद्ध ने कहा था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, फिर संगठित। बुद्धम, बुद्ध की शरण में जाओ, संघम, संघर्ष, बुद्धम, धम्मम, संघर्ष, संगम, संगठित बाद में है। जो भगवान बुद्ध चाहते थे वही बाबा साहब चाहते थे, और जो बाबा साहब चाहते थे वही मानवर कांशीराम साहब चाहते थे। मानवर कांशीराम साहब ने क्या किया? वही तीन, बामसेव, DS4, बहुजन समाज। बामसेव का मतलब शिक्षित लोगों का संगठन, DS4 का मतलब संघर्ष करने वाले लोगों का संगठन, और बहुजन समाज का मतलब संगठित केकर, संगठित होकर इस देश पर हुकूमत कर लो, वो संगठन। यही तो भगवान बुद्ध चाहते थे, यही तो बाबा साहब चाहते थे, यही मानवर साहब चाहते हैं। आज हमारे बीच में मानवर साहब भी नहीं है। अब अगर भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहब के बाद मानवर कांशीराम साहब, और मानवर कांशीराम साहब के बाद अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी, दूसरा कोई नहीं। तमाम हमारे नादान लोग कहते हैं, तमाम हमारे नादान लोग कहते हैं
ना समझ लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या संघर्ष किया। संघर्ष तो मानव साहब का है, संघर्ष तो भगवान बुद्ध ने भी किया, संघर्ष तो बाबा साहब ने किया, लेकिन संघर्ष मानवर कांसीराम साहब ने किया, लेकिन संघर्ष हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने भी किया। अब इसको हम आते हैं, बामसेब कब बना? 6 दिसंबर 1978 को। ध्यान दीजिएगा, 6 दिसंबर 1978 को। और DS4 कब बना? 6 दिसंबर 1981 को। बहुजन समाज पार्टी कब बनी? 14 अप्रैल 1984 में। अब आ जाइए 78 पे। जब बामसेब 78 में बना तो मान्या बहन जी का संघर्ष कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? 77 में, जब बामसेब भी नहीं बना था। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जनता दल के अगुवाई में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, बड़े बड़े जनता दल के नेता मौजूद थे। और उस वक्त हमारी नेता मान्या बहन जी मात्र 21-22 साल की उम्र में थी। मान्या बहन जी LLB की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। संजोग से जो मीटिंग जनता दल के अगुवाई में हो रही थी, उस मीटिंग का नाम क्या दिया गया था? जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नाम तो दिया जा रहा था। धन्यवाद देता हूं शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को, बहन जी बैठी थी। संजोग से जब बहन जी को मौका मिला तो गुस्सा तो बहन जी के मन में बहुत भरा था। किस उम्र में? 21-22 साल की उम्र में। जरा सोचो, अपनी बेटी को देखो, 21-22 साल की उम्र वाली बेटी को, क्या साहस था बहन जी के अंदर। जैसे बहन जी मंच पर पहुंचती हैं, बहन जी ने कहा, किस बात की मीटिंग हो रही है? जाति तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन आप लोग किस शब्द का उपयोग कर रहे हो? वो बड़े बड़े नेता किस शब्द का उपयोग कर रहे थे? हरिजन शब्द का। जिस शब्द को हमारे पुराने पुरखे भले ही अपने मान सम्मान स्वाभिमान में उस शब्द का इस्तेमाल करते रहे हों, लेकिन शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने उसकी परिभाषा जब बताई उन बड़े बड़े नेताओं के बीच में, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बहन जी ने क्या कहा? बहन जी ने कहा, जो हरिजन हरिजन कह रहे हो, अगर इस हरिजन शब्द को पॉजिटिव वे में ले लो तो हर माने भगवान, इंसान माने आदमी, जन। अगर हम ईश्वर की औलाद हैं, ईश्वर के जन हैं, तो बाकी लोग किसकी औलाद हैं? बाकी लोग किसकी औलाद हैं? ये बहन जी ने कब बोला था? कब बोला था? 77 में, जब बामसेब भी नहीं बना था। लेकिन ये बात जब वहां पर हमारे कुछ लोगों ने सुना तो मानव साहब से बताए कि आज एक बेटी का भाषण सुना गया है, एक बहन का भाषण सुना गया है। मानव साहब, आप उस बेटी उस बहन से मिल लीजिए। मानव साहब जब मान्या बहन जी के घर पहुंचे, क्योंकि मानव साहब बामसेब का गठन तो नहीं था, लेकिन कर्मचारियों की मीटिंग पहले ही शुरू कर दिए थे, एकत्रित करने के लिए, सलाह के लिए, बात के लिए। तो मान्या बहन जी के पिताजी भी कभी कभी जाया करते थे उन मीटिंगों में। जैसे मानव साहब पहुंचे, तैसे मानव साहब को जब उन बहन जी के पिताजी ने देखा, कहा, अरे ये तो मानव साहब मेरे घर आ गए। बताइए कितनी खुशी रही होगी। जैसे पहुंचे तो ये बिछाओ, यहां बैठाओ, वहां बैठाओ, सेवा करो। मानव साहब ने कहा, नहीं, हम तुमसे मिलने नहीं आए हैं, हम आपकी बेटी से मिलने आए हैं। बेटी कहां है? ले चलो। जब बहन कुमारी मायावती जी के पास मानव साहब पहुंचते हैं तो पढ़ाई में व्यस्त थी। मानव साहब ने कहा बहन जी का नाम लेकर के कि भाई इतना पढ़ के क्या करोगी? बहन जी ने कहा, हम IAS बनेंगे, हम IAS बनेंगे, अपने समाज के ऊपर अत्याचार जुल्म जाति हम नहीं होने देंगे। ये जज्बा था बहन जी के अंदर, ये सोच थी बहन जी के अंदर। तब मानव साहब ने कहा, नहीं,
आईएएस बन करके आप समाज की सेवा नहीं कर सकती हो, आईएएस बन करके समाज के ऊपर अत्याचार नहीं रोक सकती हो, क्योंकि आईएएस की भी लगाम किसी और के हाथ में होती है। अगर आप वाकई में समाज सेवा चाहती हो, अपने लोगों के ऊपर अत्याचार न हो ये चाहती हो, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो बना दूंगा। एक आईएएस नहीं, सैकड़ों आईएएस पीसीएस तुम्हारे आगे पीछे फाइल लेकर के घूमने का काम करेंगे। उसी दिन माननीय साहब की बात को सुनकर के जब मान्य बहन जी ने ठाना इस बात को, संघर्ष शुरू किया बहन जी ने, जरा सोचो आप, जरा ध्यान दो मेरी बात को। उस उम्र में 21-22 साल की उम्र में, वो भी बेटी, हमारे उस समाज की, जिस समाज को बगल बैठने ना दिया जा रहा, जिस समाज को तालाब में भी पानी ना पीने दिया जा रहा हो। जानवर तो पी सकता, वो समाज नहीं पी सकता। उस समाज की बेटी जब घर के बाहर पैर रख के संघर्ष शुरू किया होगा, तो कितने संघर्षों को बहन जी को झेलना पड़ा होगा, लोगों के कितने ताने सुनने पड़े होंगे। और जरा उन मां बाप की बात सोचो, उन मां बाप के दिल पर हाथ रख के सोचो कि जब उनकी बेटी 21-22 साल में समाज के लिए निकल पड़ी हो, कितने ताने मिले होंगे कि उनके मां बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन वही मां बाप समाज के ताने सुन सुन करके कहते हैं, बेटी आज के बाद तू घर के बाहर नहीं जाएगी, आज के बाद तू मानव साहब के साथ संघर्ष नहीं करेगी, अगर करेगी तो या तो मां बाप को छोड़ दे, घर छोड़ दे, या तो इस मिशन मूवमेंट को छोड़ दे। लेकिन हमारी बहन जी ने क्या तय किया? हमारी बहन जी थोड़ी देर सोचती है, उसके बाद हमारी बहन जी अपने भाई के, बड़े भाई का हाथ पकड़ती है और सामान पैक करती है, दिल्ली के करोल बाग कार्यालय में पहुंच जाती है। जरा सोचो कि उस बहन पर, उस बेटी पर क्या बीती होगी, और मां बाप पर उस पर वक्त क्या बेटी बीती होगी, जब बेटी 21-22 साल 23 साल की उम्र में कही हो कि मां बाप, अपने मां बाप से कही हो कि पिताजी हम इस मिशन मूवमेंट को नहीं छोड़ सकते, भले हमें घर और आपको छोड़ना पड़े। क्या कभी इस दर्द को सोचा है आपने? अगर सोचोगे तो आंसू आ जाएंगे मेरे भाई। और बहन जी जब संघर्ष शुरू की, कितने आरोप लगे होंगे, कितनी बातें सुननी पड़ी होगी। कार्यालय में बहन जी ने रहना शुरू किया। फिर बहन जी ने, जो बहन जी क्योंकि पढ़ाती भी थी प्राइवेट स्कूल में, कहीं करीब 45-46 हजार रुपए इकट्ठा था, उसको खर्च करके बहन जी ने एक कमरे का एक मकान लेकर के बहन जी ने संघर्ष शुरू किया। आज बहन जी की हवेली तो दुश्मनों को दिखाई पड़ती है, लेकिन बहन जी का वो संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता जब एक कमरे में बहन जी रह करके इस संघर्ष को शुरू की थी। मालूम है आपको, मानवर कांशीराम साहब को एक परख थी, पहचान थी, तब बहन जी को आगे बढ़ाया था। आज तमाम लोग कह रहे हैं कि हम मानवर साहब के चेले हैं, हम मानवर साहब के वारिस हैं। कभी वो संघर्ष झेल नहीं सकते एक मिनट। उस वक्त जब बहन जी संघर्ष एक समाज की बेटी होकर के कर रही थी, और जब बहन जी ने संघर्ष किया, बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो बहन जी ने क्या करके दिखाया मालूम है? कि पहली बार जब बहन जी मुख्यमंत्री बनने के लिए गई, तो इसी प्रदेश के रहने वाले लोग मान्या बहन जी को गेस्ट हाउस कांड के मामले में जिंदा जला देना चाहते थे। धन्यवाद देता हूं शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को, अपने साहस और हिम्मत से शपथ ली। और शपथ लेने के बाद क्या हुआ? तमाम हमारे लोगों ने कहा कि बहन जी आईएएस पीसीएस ज्यादा दूसरे लोग हैं, संभल के काम करिएगा, वरना ये लोग सरकार नहीं चलने देंगे।
बहन जी बड़े बड़े गुंडे हैं, उनसे ना भिड़ने की कोशिश करिएगा, वरना सरकार नहीं चलने देंगे। शेरनी बहन कुमारी पार्टी जी ने सबकी बात को तो सुना, लेकिन जैसे शपथ लेती हैं, जैसे अधिकारियों की मीटिंग लेती हैं, तैसे बाबा साहब के संविधान को सामने करती हैं कि ये संविधान के बल पर हम सरकार चलाएंगे। अच्छे अच्छे अधिकारी लाइन पे खड़े हो गए, अच्छे अच्छे अधिकारी टाइम पर ड्यूटी आना शुरू कर दिए। और जब बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके बहन जी ने गुंडों पर नकेल कसना शुरू किया, तो बड़े बड़े गुंडे प्रदेश छोड़कर बाहर भाग गए। और तो बहन जी ने सलाखों के पीछे डाल दिया। क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि बहन जी की पहले ही सोच थी कि मैं अपने समाज पर अत्याचार नहीं होने दूंगी, इसीलिए आईएएस की तैयारी कर रही हूं। यह बात बहन जी के मन में थी। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा अब वो वक्त आ गया है कि अपने समाज के ऊपर अत्याचार रोको। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो माननीय साहब ने याद दिलाया कि अब वो वक्त आ गया है कि अपने समाज पे गरीबों मजलूमों पर होने वाले अत्याचार को रोको। तब बहन जी ने कई लाख, पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में उन अपराधियों के जो हमारे गरीबों मजलूमों पर अत्याचार करते थे, जो हमारे ऊपर शोषण करते थे, जो हमसे गुंडाई करते थे, ऐसे लोगों को जेल के शिकंजों में डालने का काम बहन जी ने किया था। तब अत्याचार रुका है। मेरे भाइयों, हम चौराहे पर भी खड़े नहीं हो पाते थे। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, बड़े बड़े गुंडों को जब जेल में डाला, तब आज हमारे समाज के नौजवान मोस्ट टाइट करके चल रहे बुलेट से। समझ में आया कि नहीं? तब आज मोस्ट टाइट कर रहे हैं, वरना हमारे समाज के लोग तो अपने घर के सामने अपनी टूटी चारपाई पर भी नहीं बैठ पाते थे। याद है कि नहीं? अपने घर पर नहीं बैठ पाते थे। कुछ ऐसे लोग थे जब उनके घर के सामने से गुजर जाए तो मेरे पुरखे अपनी टूटी चारपाई और खटिया से, कुर्सी से उतरकर जमीन में बैठ जाया करते थे। सही है कि गलत है? लेकिन जब शेरनी बहन कुमारी मायावती का शासन चला तो हमारे समाज का नौजवान मोछाइट के बुलेट से तब पहुंचत रहा होटल पे तो कहा ये मिठाई तुहार गर्म है कि ठंडी, समोसा गर्म है कि ठंडा। चाहे जहां बैठो, किसी की हैसियत नहीं। तो अगर किसी की देन है तो बाबा साहब के संविधान की देन है, माननीय कांशीराम साहब की देन है, बहन कुमारी मायावती जी के शासन की देन है। समझ में आया कि नहीं? और मैं बता दूं, पहली बार सरकार बहन जी की बनी, कौन लोग बनाए? भाजपा के लोग। तमाम लोग हमारे कहते हैं बीएसपी तो भाजपा की बी टीम है, बीएसपी तो भाजपा की बी टीम है। बहन जी ने भाजपा से समर्थन लेकर के सरकार को चलाई, लेकिन बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलाई, न कि उनके हुकूमत के हिसाब से। भले समर्थन था। आपको मालूम होना चाहिए, पहली सरकार चली मात्र 4 महीना, 3 महीना बीता था। उसी वक्त मथुरा आपके बगल है, मथुरा आपके बगल है, वहां पर रुद्राभिषेक करने के लिए कुछ लोग आए। वो यह समझ करके आए कि बहन जी की सरकार तो हमारे समर्थन से चल रही है। बहन जी ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए नई परिपाटी नहीं पड़ेगी। 3 किलोमीटर दूर बहन जी ने बैरिकेडिंग करा दिया। रुद्राभिषेक करना हो वहां करो, नई परिपाटी मेरे रहते हुए नहीं पड़ेगी। भाजपा के लोगों ने कहा नहीं ये तो होगा, बहन जी ने कहा नहीं होगा। और जो लोग नजदीक जाने की कोशिश किए, फिर बहन जी के जो आदेश हुआ तो प्रशासन लेके लाठी खड़ा हो गया। मालूम क्या हुआ? उन लोगों ने कहा कि आपने तो मेरे लोगों को पर लाठी बरसवा दी, अब तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कहा नहीं जरूरत ऐसी सरकार की। 4 महीने बाद सरकार आपकी गिरा दी गई। फिर वही लोग सरकार बनाते हैं।
जी नहीं गई थी कहने बना दो, न मानवर साहब गए थे। फिर सरकार बनाई गई, 6 महीने चली, यह कह करके कि 6 महीना सरकार चलाओ, 6 महीना हमें मौका दे दो। बहन जी ने कहा देखो भाई, हम तो तुम्हारे घर गए नहीं थे, आपने हमें समर्थन दिया, हमने सरकार चलाया, और अध्यक्ष के मनमानी की वजह से हम आपका समर्थन नहीं कर सकते। बहन जी ने कभी अपने समर्थन से बीजेपी की सरकार नहीं चलाई है, ना बहन जी ने कभी चुनाव मिलकर के लड़ा है। 16 महीने की सरकार चली, उस वक्त भी भाजपा के लोगों के चाल थी। क्या कहा, मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बन जाओ, आजीवन मुख्यमंत्री रहना, बिना शर्त समर्थन। लेकिन जैसे 16 महीने बाद चुनाव आया तो उन लोगों ने कहा बहन जी लोकसभा का चुनाव आ गया है, लोकसभा मत कराओ, जीवन भर मुख्यमंत्री रहो। बहन जी ने कहा नहीं, ये बानवे साहब ने और हमने बहुजन समाज पार्टी इसलिए नहीं बनाई है कि हम मुख्यमंत्री बनकर रहे, हमने इसलिए बनाई है कि बाबा साहब का जो सपना है, जो बाबा साहब का मिशन है, वो पूरा करना है। वो मुख्यमंत्री बनके नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर पूरा किया जा सकता है। अक्सर आप देखते हो बाबा साहब के हाथ में एक संविधान होता है, ध्यान दीजिए, चलने दीजिए, होगी विरोधियों की चाल, ये बात सबको सुनकर बर्दाश्त नहीं होती है, चलने दो। बाबा साहब के एक हाथ में संविधान होता है और एक हाथ से इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? हमने इस संविधान में बड़ी मेहनत से एक अधिकार दिया है और ये सोच के बल पर दिल्ली के कुर्सी पर कब्जा करो ताकि मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू हो सके, ये बाबा साहब ने कहा था। तो बहन जी ने कहा हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं राजनीति में आए हैं, कहीं आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कहा तुरंत गिरा दो, आपको गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन जी ने तुरंत आकर के कैबिनेट की बैठक बुलाई और बहन जी ने उस सरकार की कुर्सी को भी छोड़ने का काम किया। आज तो कोई है कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा नहीं छोड़ सकता है, बहन जी ने राज्यसभा भी छोड़ा, बहन जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने सोचा, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने सोचा क्या कि अगर मान्या बहन जी इस प्रदेश के हित में, आम जनता के हित में अगर अच्छा काम कर रही हैं, तो ये सरकार बनाने वाले लोग ही सरकार को गिरा क्यों देते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की आम जनता ने, सब समाज के लोगों ने, चाहे वो एससी समाज हो, एसटी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, सारे समाज के लोगों ने एक एकता बनाई, जनता का गठबंधन बनाया। साबित दलों का गठबंधन बेकार हो गया, जनता के गठबंधन के बल पर, आप सभी लोगों के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर पूर्ण बहुमत से इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी कि नहीं बनी। और जब पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई तो दिल्ली में बैठे लोगों के सीने में दर्द शुरू हो गया। क्यों दर्द शुरू हुआ? देखो भाई क्या है ये, सीने में दर्द शुरू हो गया। क्यों दर्द शुरू हुआ मालूम है? क्योंकि पहले आप नारा लगाते थे यूपी की मजबूरी है मान्या बहन जी, यूपी की मजबूरी है मान्या बहन जी, जरूरी है। लेकिन जैसे आप यूपी पे कब्जा किए पूर्ण बहुमत से, तैसे आपने क्या नारा दिया? क्या नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की। अरे बाप रे बाप, तब तो उनके सीने और पेट में दर्द शुरू होगा कि करे जो दिल्ली में बैठा रहे, जो दिल्ली में बैठा रहे। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि ये बीएसपी की सरकार हम बनाते थे, गिराते थे, बनाते थे, गिराते थे। आज तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दिया, अब क्या होगा? तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने भेजा अपने लोगों को कि जाओ यूपी में, जो ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत गंभीर बात है कि जो यूपी में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज की जो एकता बनी है, जिस एकता के बल पर सरकार बनाए हैं, इस एकता को खंडित करो।
इसके लिए क्या किया गया, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या किया गया, हमारे SC ST OBC में तमाम दल तैयार कर दिए गए। जरा ध्यान दीजिएगा, सारे दल कब बने हैं, जब यूपी में आपकी पूर्ण बहुमत सरकार बनी, जब आपने नारा दे दिया कि यूपी हुई हमारी है और दिल्ली की, तब दल बनाए गए। और क्या कहा गया, अगर ये चारों कार्यकर्ता तोड़ीन, तो जो दिल्ली की बात कर रहे बहुजन समाज के लोग, 4 कार्यकर्ता तोड़े अगर बीएसपी से, तो यहां आ गई बीएसपी। फिर एक जने बनाइन पार्टी हुए, 10 कार्यकर्ता तोड़े बीएसपी, यहां आ गई। फिर तोड़े, यहां आ गई, अब बीएसपी यहां आ गई। चाहे हमारे ओम प्रकाश भैया पार्टी बनाए हुए, उन्होंने जिला अध्यक्ष बनारस के बीएसपी के रहे, चाहे संजय निषाद भैया बनाए हुए, चाहे बहन अनुप्रिया पटेल हुए, चाहे और लोग हुए जिनके नाम लिए हमारा मुंह खराब हो गया। समझ में आवा कि नहीं, आज इनके सबके गठबंधन कहां है, बहन अनुप्रिया के जी के गठबंधन कहां है, भाजपा में। भैया ओम प्रकाश राजभर जी के गठबंधन कहां है, भाजपा में। भैया संजय निषाद जी के गठबंधन कहां है, भाजपा में। कुछ लोगों के गठबंधन चोरी चोरी है, वो कहा जानत हो, वो कहा हम ना बताओ। समझ में आवत बा कि नहीं, और समझाई, सावधान हो लो। अगर वाकई में अपनी गरीबी गुरबरी, अपने बच्चों की शिक्षा चाहते हो, अपने नौजवानों को रोजगार चाहते हो, न्याय चाहते हो, कानून का राज चाहते हो, तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी। एक ही नेता है, बहन कुमारी मायावती जी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहन जी आप संघर्ष करें, बहन जी आप संघर्ष करें। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ हमारे नौजवान भैया, आप सावधान हो जाओ। कुछ लोग खुल्लम खुल्ला हुआ है, कुछ लोग अंदर अंदर है। कैसे कौन व्यवस्था चलेगा आपका मालूम है, और ये बात गांव गांव समझावा। इसीलिए बहन जी ने 9 अक्टूबर को रैली नहीं किया था, बहन ने क्या किया था, राज्यव्यापी पूर्णतिथि कार्यक्रम, राज्यव्यापी पूर्णतिथि कार्यक्रम। लेकिन इतनी जबरदस्त भीड़ हो गई कि तू तो करे गया मानवर मसीहा कांसीराम साहब के पूर्णतिथि, इतनी बड़ी रैली कर दिया मोर भैया कि पक्ष विपक्ष दोनों के नींद गायब हो गई। तब से जब बहन जी हम लोग अंदर अंदर काम कर रहे थे, अंदर अंदर बंद जगह पर, तब कहीं बीएसपी निकलते ना भाजपा मिल गए। और जब हम लोग खुलेआम मैदान पर आ गए, तब कहता है ये लगे भाजपा की सारा मैदान पर आएगा है। ये पक्ष विपक्ष दोनों परेशान हैं। मैं आज के दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी नेता मान्य बहन जी ने जो रणनीति बनाई है, उस पर अगर आप खाली काम शुरू कर दो, काम शुरू कर दो, तो 2007 के तर्ज पर पुनः 27 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बन जाएगी। बहन जी ने पहला कार्यक्रम प्रदेश का किया मानवर मसीहा कांसीराम साहब की पूर्णतिथि पर। दूसरा कार्यक्रम मानवर साहब पूर्णतिथि पर कार्यक्रम कितने हुए, 1। फिर दूसरे चरण में बाबा साहब की पूर्णतिथि पर कितने कार्यक्रम हुए, 2। एक आपके नोएडा दलित पेड़ा केंद्र, एक लखनऊ में 12 मंडल का। तीसरे चरण में क्या हुआ, 18 कार्यक्रम बहन जी के जन्मदिन पर, मानवर साहब की पूर्णतिथि पर, बाबा साहब की पूर्णतिथि पर, फिर हमारी नेता मान्य बहन जी के जन्मदिन पर 18 रैली हुई। लोग बड़ा चिंतित हैं कि तो भैया रैलियों ना करते, लेकिन हमारी रैलियां के बड़ी रैली तो इनके हो जाता है। ऐसे हम लोग 15 तारीख को क्या कर रहे थे, मान्या बहन जी का जन्मदिन मना रहे थे जल कल्याणकारी दिवस के रूप में। हम तो जन्मदिन मनाते रहे, और पक्ष विपक्ष बेहोश होगा कि तो हर मंडल में रैली होगी इनके। कब, जो हमारे को विधायक नहीं, खाली एक विधायक उमाशंकर भैया, एक को सांसद नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, किसके बल पर, ये हमारे अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर। मैं आपको बता रहा हूं, खाली बहन जी की प्लानिंग पे काम शुरू कर दिया। 18 रैली होगी ना, फिर बहन जी ने अभी हमारे जिम्मेदार साथियों को 7 तारीख को बहन जी ने बुलाया है, और जो बहन जी ने प्लानिंग दी है,
एक विधानसभा अध्यक्ष, एक विधानसभा महासचिव, 2 पोलिंग के मीटिंग विधानसभा अध्यक्ष, 2 पोलिंग के मीटिंग विधानसभा महासचिव। पोलिंग मतलब 2 गांव के, और उनके साथ आधी विधानसभा, उनके साथ प्रभारी जौने दिन का ईमानदारी शुरू कर दिया। हर पोलिंग पे 100 150 मनई के मीटिंग गांव में बिना मंच बिना माइक के गांव में खाली मीटिंग शुरू करे। और बहन जी ने जो काम किया है खाली इसी बताना शुरू कर दो, उस दिन सब बेहोश हो जाएंगे जितना खड़ा है पश्चिमी पर। लेकिन काम तो करना पड़ेगा। हमारी नेता माननीय बहन जी प्लानिंग कर सकती हैं, रणनीति बना सकती हैं, उस पर काम शुरू कर दो। मैं दावे के साथ गारंटी करता हूं कि 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के वो बहुमत में आपकी सरकार बनी। फिर बिना दल के गठबंधन के जब जनता के गठबंधन आप बना लेगा तो दलों के पास क्या बचेगा? जब जनता का गठबंधन आपके साथ हो गया तो दलों के पास कुछ बचेगा क्या? छोड़ दो उनको, खाली खोखा रह जाइए और सरकार आपके बन जाए। और जब बहन जी की सरकार बनी है तो लखनऊ को बहन जी ने सजा दिया, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश को, नोएडा को सजा दिया बहन जी। आज लोग खाली हम लाइट लगावत है और पेंटिंग कराए के दिखावत ही कि हम कुछ किए हैं। मेरे सम्मानित साथियों, मुझे भी दूसरा कार्यक्रम 7 बजे से होने वाला है। समय कितना होगा? चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे विचारों को सुना है और बहुत ध्यान से सुना है। अगर इतने अमल आप लोग कह दिया थे मेरे भैया, जितना लोग यहाँ दिखा था, इतने लोग पूरा मंडल का ठीक कह सकते हैं। आप ना कह सकता, जितना जने दिखा था इतने जने अलीगढ़ मंडल का ठीक कह सकता है। और अगर अलीगढ़ मंडल ठीक कह के जैसे पहले सब जिताया है ना, फिर जिताया जा तो आपकी सरकार बन जाए। हमारे जब कार्यकर्ता गांव गांव मीटिंग करा थी तो कुछ विरोधी लोग हमारे लोगों का हरेसमेंट करता कहा थी, को ही बतावा तो ध्यान से सुना। एक पॉइंट और हम बंद करे थे, को ही बतावा भैया, अशोक भैया, सुरेश भैया, चुप रहा भाई, पीछे कौन बोला? आप लोग इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग गांव करा था तो आप प्रत्याशी के भाई, प्रत्याशी के हो भाई वैसे करा था तो कहता हाँ भैया हमारा प्रत्याशी तय हो गया। कहिए के रहा है तो कहता वो तो हमें क्या दिए है, बोला कौन हमें गदा थोड़ो ही रखवा है, केतली कंधा थोड़ो ही रखवा है, हमार पहले से सबसे बड़का वाला तय है कि नहीं? वोट क्या दिए है? जोर से बोला भाई, वोट क्या दिए है? हाथी। हमारा प्रत्याशी के है हाथी। जब वोट देगा हाथी का तो जीते की, तो सरकार के बने हाथी का वोट दिए है। हाथिया हमारा प्रत्याशी है, हथिया का जितावे है। अगर हर बूथ पे हथिया जिता दिया तो यूपी सरकार के बनी हाथी का है, मुख्यमंत्री के बनी बहन जी। तो आज से तो बता देते प्रत्याशी फिकर छोड़ा, प्रत्याशी के है हाथी। एक चीज बतावा, एक बूथ पे कै पदाधिकारी? 6 पदाधिकारी। एक विधानसभा में कै बूथ? लगभग 400 बूथ। पूरा कितना हो गए? सेक्टर वक्टर मिला 2,500-3 हजार कार्यकर्ता एक विधानसभा हमारे बने थे। बताओ सही है कि गलत? अगर 3,000 लोग मेहनत करवा तब जीती, एक आदमी आए मेहनत करी तब जीती है। तो आप 3,000 लोग हिम्मत करो, तैयारी करो, प्रत्याशी चाहे जो आए जीत के हाथी ही जाएगी। आप हाथी जिताने के लिए मेहनत करो। अपनी बात समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत दूर जाएगा भैया। अब सोचे विचार कि कल हमारे मंडल की मीटिंग अयोध्या में लगी है। अपनी बात समाप्त करेंगे। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारी नेता बहन जी को, जो बहन जी ने मुझे यहाँ आपके बीच में भेजा। इसके लिए मैं बहन जी का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया। अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद, शुक्रिया।